हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आज हम लोग आ गए हैं एक नया वीडियो फ्रॉम अ नया चैप्टर लेकर आपके लिए। जी हाँ, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी बुक फॉलो करो, संदीप गर्ग करो, पूनम गांधी या एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 2 ही आपको ये मिलेगा। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और थोड़ा सा हाईलाइट ले लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी कि व्हाट विल बी आर प्लानिंग फॉर द फर्दर चैप्टर्स। देखो होता क्या है, जब भी हम किसी इकोनॉमी के बारे में बात करें, जैसे कि हमें मालूम है ना, इंडिया एज अ कंट्री इज एन इकोनॉमी, तो किसी भी इकोनॉमी में दो तरीके के सेक्टर्स होते हैं। वन ऑफ देम इज प्राइवेट सेक्टर, लेट मी जस्ट राइट इट फॉर यू, और दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है सर? प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है या प्राइवेट सेक्टर वो क्लासिफिकेशन है जहां पर at least 51% of the ownership is with the private persons या प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर कम से कम 51%, मतलब 50+1, आधा और उससे थोड़ा ज्यादा, 50+1 प्राइवेट पर्संस, इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज के पास होती हैं। अब आते हैं पब्लिक सेक्टर के बारे में। पब्लिक सेक्टर क्या होता है सर? पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर मिनिमम 51% स्टेक्स पब्लिक या जिसको हम कह सकते हैं गवर्नमेंट के पास होती है। तो ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ जानी चाहिए। ऐसे ये देयर इज, इट्स नॉट टू, मतलब दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्चुअली लर्न। ये तो कॉमन सेंस है, ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। बिकॉज अब क्यों मालूम होना चाहिए समझो, जो आप लोगों ने यहां पर अभी लिखा देखा सुना, जो प्राइवेट सेक्टर वाला पोर्शन है ना, दिस विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग योर चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में आप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो मैक्सिमम पढ़ोगे वो पढ़ोगे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में। और जो अगला चैप्टर आप पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 3 आएगा, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो होगा आपका पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ाई करोगे आप। ठीक है, तो आपको अभी से क्लैरिटी दे दी गई कि आगे का 2 चैप्टर कैसा होने वाला है। ओके, नाउ ये आपको समझ में आ जाना चाहिए था। नाउ इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? काफी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे। थोड़ा आप लोगों ने अकाउंट्स में भी समझ लिया होगा, अभी तक आप लोग इकोनॉमिक्स भी समझ चुके होंगे, तो अब उन सबका क्लस्टर लेके जब बीएसटी में आओगे तो और मजा आएगा, और हम तो है ही मजा कराने वाले। देखो, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पार्टनरशिप, फिर आएगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, वो कैसे रन होता है, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड अल्टीमेटली जॉइंट स्टॉक कंपनीज। हर चीज में टेक्निकलिटीज रहेंगी, हर चीज में मेरिट्स डिमेरिट्स रहेंगे, जो आपको पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ते रहना है। जैसा मेरा प्रॉमिस है, हर चीज के लिए आपको अलग अलग मैं वीडियो लाके देता रहूंगा। इस वीडियो में वी विल बी टेकिंग ऑन विथ द सोल प्रोप्राइटरशिप। तो कुर्सी की पेटी बांधे रखिए और आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? सबसे इजीएस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, सबसे कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ बिजनेस और सबसे अकेला फॉर्म ऑफ बिजनेस। इसमें एक ही वर्ड याद करके रख लो यार, अकेलापन। अकेलापन क्यों? एक ही आदमी कैपिटल जुगाड़ करता है, मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे लाएगा। एक ही आदमी बिजनेस चलाएगा, वही अपने बिजनेस में मैनेजर भी कहलाएगा, वही उस बिजनेस का रिस्क भी उठाएगा और वही उस बिजनेस का लाइबिलिटीज भी उठाएगा। उस बिजनेस के एसेट्स भी उसी के होंगे और उस बिजनेस का प्रॉफिट भी उसी का होगा। तो देखो, अकेले बिजनेस करने में सजा तो है कि सर सारा पैसा मेरा ही, पर मजा भी तो है क्योंकि सारा प्रॉफिट भी तो आपका ही। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप का। अब इस कविता को जब हम लोग लिखेंगे नॉर्मल पॉइंट वाइज आंसर में, तब आप लोग कहोगे सर ये तो देखे देखे सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है। अब अंग्रेजी में समझो, सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच द कैपिटल इज अरेंज्ड बाय अ सिंगल पर्सन, all the risks are to be borne by that single person या the sole proprietor. He also carries the burden of the liabilities on his own and also he owns the assets of the business. He is the sole owner of all the assets. He is the sole bearer of the profits of the organization. ठीक है? Now we move ahead with the डेफिनेशन। अब ये तो मैंने आपको कह दिया, अब देखो लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। देखो एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन, ब्रिंग्स कैपिटल, यूजेस हिज ओन स्किल, ही गेट्स ऑल द प्रॉफिट्स एंड सफर्स ऑल द लॉस दैट हैपेंस टू अ बिजनेस।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। और कोई दिक्कत परेशानी है तो फिर कमेंट सेक्शन खुला। अच्छा, कमेंट सेक्शन से याद आया, हमारा पिछला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, उसके कुल मिला के 11-12 वीडियोस हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, लोगों को फायदा भी हुआ है। और उसमें कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे लगे तो खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अगर कोई दिक्कत परेशानी, डाउट या फीडबैक, तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। ठीक है, उसमें लिखो, सजेशन करो, मेल्स डालो, वील बी लुकिंग इनटू इट एंड वील बी ब्रिंगिंग द बेस्ट फॉर यू। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने ना। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, अब जो यही हम लोगों ने पोएम अभी कही ना, पोम कही ना, उसको अब एक एक करके देखते हैं। व्हाट आर द इंडिविजुअलिटीज टू द पॉइंट्स। ठीक है, नंबर 1 इंडिविजुअल ओनरशिप है भैया। सबसे पहली बात इंडिविजुअल ओनरशिप है। जस्ट लेट मी चेंज द कलर। यस, सबसे पहला है इंडिविजुअल ओनरशिप। ये क्या कहता है? 100% ऑफ द स्टेक्स, 100% स्टेक्स या 100% ओनरशिप किसके पास होती है? 100% ओनरशिप होगी ओनर के पास या सोल प्रोप्राइटर के पास होगी। ओके, पूरा पूरी मालिक, इसको हम कह सकते हैं फुल मालिक। इसको मैं आपको ऐसे लिख के दे देते हैं, रुको, वेट अ मिनट, जैसे समझ में आपको है, कोई हमको कोई पैटर्न थोड़ी फॉलो करना है। फुल मालिक, ठीक है, ही इज द सोल ओनर, फुल मालिक। फिर दूसरा आता है पर्सनल कंट्रोल। अब क्योंकि मालिक पूरा है, किसी और का उस पर बस नहीं चलेगा, तो पूरा कंट्रोल, फुल पावर। ठीक है, अब आगे डिसीजन लेने में हो, बिजनेस चलाना है, बिजनेस एक्सपैंड करना है, बिजनेस बंद करना है, किसी और जगह इन्वेस्ट करना है, प्रॉफिट आएगा तो क्या करना है, ये सारे डिसीजंस जो बिजनेस के होंगे वो एक अकेला आदमी हिज सोल रिस्पॉन्सिबल, पूरा कंट्रोल है उसके पास, पूरी पावर है उसके पास डिसीजन मेकिंग खुद करने की। क्लियर है? अब आता है अगला, इंडिविजुअल रिस्क। देर इज 100% इंडिविजुअलिटी टू रिस्क। हमने अभी कहा ना डेफिनेशन के समय, ही इज द सोल बेयरर ऑफ द रिस्क। क्योंकि देखो, हम लोगों ने पिछले चैप्टर जब बिजनेस रिस्क वाला वीडियो देखा था, तो हमें मालूम है ना कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। तो जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। यहां पर क्योंकि भैया एक ही आदमी पूरा पूरा मालिक है, पूरा पूरा कैपिटल उसका, पूरा पूरा कंट्रोल उसका, पूरा पूरे डिसीजंस उसके, तो जब आपको लॉस होगा या जब आपका रिस्क आएगा बिजनेस का, तो आप ही का ना होगा। तो इंडिविजुअल रिस्क, कंप्लीटली रिस्क आपका रहेगा। फिर आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। हमारा ये भी पॉइंट हो गया, ये भी पॉइंट हो गया। अब आते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये थोड़ा ध्यान से सुनना भाई। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? इफ बाय एनी चांस, अच्छा आप लोगों ने अकाउंट्स में ये एक रिवीजन भी हो जाएगा, अकाउंट्स में आप लोगों ने डुअल एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा था या सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा है? हाँ या ना? कुछ लोग हाँ बोल रहे होंगे, कुछ लोग ना बोल रहे होंगे। मैं बता देता हूं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू योर अकाउंटेंसी चैप्टर 1 और 2, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, द बिजनेस एंड द ओनर आर टू डिफरेंट पीपल। द बिजनेस एंड द ओनर आर टू डिफरेंट पीपल। अगर आपके बिजनेस के नाम का लोन डिफॉल्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स, तो उस केस में आपके ओनर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बिकॉज बिजनेस एंड ओनर आर टू डिफरेंट पीपल। बट इट हैज अ स्पेशल पॉइंट टू इट कि किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं आप। क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं, अब इसको एकदम याद करके कंप्यूटर एकदम दिमाग में परमानेंटली फीड कर लो। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर द डुअल एंटिटी प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर मालिक और बिजनेस अलग अलग नहीं है, मालिक और बिजनेस सेम यूनिट होता है। इसको कहीं पे लिख दूं क्या? लिख देता हूं आपके लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर मालिक एंड बिजनेस, ओनर या बिजनेस, आर सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट। अ सिंगल यूनिट का क्या मतलब? अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, और कोई माइंड नहीं करेंगे कि हिंदी में लिख रहे हैं। आई कैन स्पीक अ गुड इंग्लिश एज यू कैन सी, आई कैन राइट एवरीथिंग इन इंग्लिश इफ यू कैन सी, बट आपके समझदारी के लिए, आपको समझाने के लिए, वॉट एवर सीम्स बेस्ट फॉर यू, आई कैन राइट दैट। ओके, तो आपको समझाने के लिए ये याद रखना यार,
देर आर हेल लॉट ऑफ टाइम्स इट कम्स इनटू द क्वेश्चन पेपर और बच्चे गलती कर देते हैं। अब ये क्यों बताना जरूरी, आप बोलोगे सर आप तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ा रहे थे, अब बताएंगे ना, अब आप बोलोगे ओ आई गॉट इट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है इफ द रिस्क्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट मेट, इफ द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस आर नॉट मेट। मतलब लाइबिलिटीज मतलब क्या, चलो ना एक वर्ड पकड़ लेते हैं, उधार, डेट। अगर डेट ऑफ द बिजनेस आर नॉट मेट, द ओनर ऑफ द बिजनेस, द सोल प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज कंपेल्ड टू सेल हिज पर्सनल एसेट्स टू क्लियर ऑफ द डेट्स। जिसका मतलब होता है अगर बिजनेस अपना उधार, लोन, किसी भी तरीके की लाइबिलिटी चुकाने में सक्षम नहीं है, नहीं चुका पाया, उसके एसेट्स खत्म हो गए, जो भी, उस सिनेरियो में मालिक, the owner, the sole proprietor has to sell his personal assets to clear off the debts of the business। आप तब नहीं बोल सकते कि मैंने क्लास 11 में पढ़ा था कि ओनर एंड द बिजनेस आर टू डिफरेंट एंटिटीज। सॉरी सर, सोल प्रोप्राइटर में वो लागू नहीं होगा। और यही सेलिंग ऑफ पर्सनल एसेट्स टू क्लियर ऑफ द डेट्स ऑफ द बिजनेस के कॉन्सेप्ट को कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सो प्लीज मेरे कहने पे, मेरे रिक्वेस्ट पे यार इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और कोई उपाय है क्या इसको करने का? लेट्स सी। ये तो गंदा हो गया, और लाल कलम ही अच्छा है, खान सर वाला ये अच्छा है। हाँ, इसको मार्क कर लो यार। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछ सकता है, 3 नंबर के क्वेश्चंस में पूछ सकता है, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी या लाइबिलिटी का जो क्लॉज है वो अक्रॉस, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या जॉइंट स्टॉक कंपनी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक बड़ा कैच पॉइंट है जो कि सब में आपको बहुत तकनीकी रूप से समझना होगा। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आउट ऑफ ऑल द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप मेरे हिसाब से। फिर आता है आपका देयर इज नो लीगल रेस्ट्रिक्शंस। नो लीगल रेस्ट्रिक्शंस का मतलब बड़ा आसान है, इजी टू ओपन, इजी टू शट डाउन। इसको मैं लिख दूं आपके लिए, इजी टू ओपन या इजी टू ऑपरेट या इजी टू ओपन या इजी टू शट डाउन। आप अपने मर्जी से बिजनेस शुरू कर सकते हो, अपने मर्जी से बिजनेस बंद कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ आपके फीचर्स हो गए फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटरशिप। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन वील बी मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग। व्हाट वी कैन डू हियर इज, हम लोग एक वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं। व्हाट वी विल बी डूइंग हियर इज, इस वीडियो में हम लोगों ने फीचर्स पढ़ लिए। ओके, आई होप आपको ये फीचर्स समझ में आया होगा, क्योंकि ये पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो। तो व्हाट लेट्स डू वन थिंग। मैंने आपको कहा हर बार वीडियो अलग अलग बनाऊंगा, तो एक काम करता हूँ, आपको मैंने फीचर्स अच्छे से इसमें पढ़ा दिए, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। व्हाट वी विल बी डूइंग इज, हम लोग एक नया वीडियो लेकर आ जाते हैं इसके लिए, जहाँ पर हम लोग मेरिट्स डिमेरिट्स वहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ पर हमारा कुछ बना हुआ है मेरिट्स के लिए। यस, मेरिट्स से हम लोग थोड़ा मेरिट्स जस्ट वील बी हैविंग अ ग्लांस, और एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगा आपके लिए जहाँ पर मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों साइड बाय साइड हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में कवर कर लेंगे। ओके, आई होप यू ऑल आर सेवी विद दिस। ओके, तो चलो थोड़ा सा मेरिट्स देख लेते हैं, क्योंकि बना लिए पीपीटी तो थोड़ा देख लो एंड देन वील बी मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, देखो मेरिट्स में कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपको अभी तुरंत याद होगी, एकदम ताज़ा। क्विक डिसीजन मेकिंग एक अच्छा पॉइंट आया। क्विक डिसीजन मेकिंग क्यों है? क्विक डिसीजन मेकिंग मैंने आपको कहा था ना अभी जस्ट यहाँ पर, क्या है, आपको कंट्रोल ओवर द बिजनेस पूरा है ना, पर्सनल कंट्रोल ओवर द बिजनेस। आप पूरी पावर में हो, आप पूरा मालिक हो बिजनेस के। तो जब आप पूरी मालिक हो बिजनेस के, कंट्रोल में रहोगे, तब उस केस में आपको डिसीजंस लेने में यू डोंट हैव टू लुक एट द फेस ऑफ एनीवन। यू आर द सोल ओनर, यू आर ओनली द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजंस टू बी टेकन फॉर द बिजनेस। ठीक है, तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग आसान होगी। देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट्स, अकेला आदमी है, जो सोचेगा वो करेगा। ठीक है, दूसरा आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर अच्छा पॉइंट है, बिकॉज इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। देयर आर नो सच फॉर्मेलिटीज टू स्टार्ट द बिजनेस। हाँ, बिजनेस के लिए फिर आपको आगे चल के कुछ चीजें जरूरी हो जाती है। अब देखो, वो पेपर वर्क अलग है, जो आप कहोगे सर ट्रेड लाइसेंस चाहिए आज की डेट में, उद्योग आधार, वो सब अलग है। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए वो सब नहीं है, वह आपके बिजनेस नेचर का डिमांड है ना। कल को आप जब बोलोगे प्रोडक्शन बैठाएंगे, तो उसमें तो आपको कंपनी रजिस्टर करानी होगी,
तो अलग अलग चीज के अलग अलग अपने नेचर के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, पेपर वर्क्स हैं, बट टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरशिप आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। दुकान लो, दुकान अपनी तो दुकान है, और सामान खरीदो बेचो, ठीक है। तीसरा आता है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या होता है भाई? डायरेक्ट इंसेंटिव का क्या मतलब होता है? यू आर द सोल ओनर ऑफ द प्रॉफिट्स। जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, और जितना पैसा मिलेगा सब आपका होगा, है कि नहीं? डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब व्हाई वुड यू एक्चुअली वर्क हार्डर इन योर ओन बिजनेस, इन योर ओन शॉप? क्योंकि आपको मालूम है यार, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, जितने ज्यादा कस्टमर आएंगे, जितना ज्यादा फुटफॉल होगा, ज्यादा पैसा आएगा, और ये जितना पैसा आएगा गल्ले में वो सारा मेरा पैसा है। तो देयर इज अ डायरेक्ट इंसेंटिव टू योर एक्शन, ठीक है। आप डायरेक्ट काम करोगे, अब आपको मालूम है कितना भी काम करें मिलेगा उतना ही, तो फिर आप क्यों मेहनत करोगे? मूर्ख थोड़ी हो आप, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा पैसा, और जितना ज्यादा पैसा वो सारा का सारा आपका। तो देयर इज अ डायरेक्ट इंसेंटिव टू वर्क, डायरेक्ट लालच टू वर्क, ठीक है। फिर आता है कॉन्फिडेंशियलिटी टू इंफॉर्मेशन, जिसका मतलब होता है सीक्रेसी मेंटेन होती है। सीक्रेसी कैसे मेंटेन होती है भाई? एक आदमी बिजनेस चला रहा है, एक आदमी, अब उसको ना पेपर वर्क किसी को शो करना है, ना अपने प्रॉफिट्स डिस्क्लोज करने हैं, ना उसको बताना है मेरे बिजनेस सीक्रेट्स क्या है, मैं सामान कहाँ से लाता हूँ, कहाँ बेचता हूँ, मेरा मार्जिन कितना है, फलाना फलाना। एक आदमी है, कोई पेपर डॉक्यूमेंटेशन किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, हेंस द सीक्रेसी इज मेंटेन, ठीक है। इजी पॉइंट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और लास्ट है हमारा सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। ये अच्छा पॉइंट है। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कहता है कि पूरे बिजनेस को, जैसे ऐसे बिगर पिक्चर इमेजिन करो, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फिर, कि पूरा बिजनेस एक आदमी मिलकर चला रहा है। इसका क्या मतलब होता है? एक आदमी है जो कैपिटल जुगाड़ कर रहा है, वही आदमी सामान उठवा रहा है अपने दुकान के लिए, वो आदमी दिन भर मेहनत करके सामान बेच रहा है, फिर वो जाकर पैसे कमा रहा है, और वो पैसे फिर वो बिजनेस में डाल रहा है। कितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, कस्टमर डील करना, फिनेंसेस मीट करना, स्टॉक सप्लाई चेक करना, दुकान मैनेज करना, ईच एंड एवरीथिंग एक आदमी। तो जब एक आदमी इतने सारे काम करके कुछ पैसे निकाल लेता है ना, तो देयर इज अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, ठीक है, दैट यू हैव डन समथिंग। इसको हम कह सकते हैं, इफ यू वांट टू हैव दैट वर्ड आल्सो इन योर माइंड, सेंस ऑफ अचीवमेंट, दैट यू हैव डन समथिंग ऑन योर सेल्फ, पूरी, ठीक है। तो ये आपका कुछ मेरिट्स से हम लोगों ने कुछ हाइलाइट्स लिए हैं। हम लोग आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में मेरिट्स डिमेरिट्स साथ में पढ़ेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप का एक और वीडियो आपके लिए आएगा, और उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म हो जाएगा। फिर अगला वीडियो वैसे ही 2-2 पार्ट करके बनाते जाएंगे, आपको समझ में आते जाएगा। ओके, आई होप आप यू लाइक द वीडियो। अच्छा लगा हो तो अपने देखिए, और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, भेजिए, शेयर करो यार, और अगर पॉसिबल हो तो स्टेटस वगैरह में लगा लो, ठीक है। और पिछले वीडियोस भी देखो, कंप्लीट करो, और कोई अगर स्पेशल सेगमेंट का डिमांड है, अब देखो जो लोग I got one of the emails stating कि सर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनेंस और वो सब जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उसका थोड़ा कुछ मिल जाता ना तो अच्छा होता। देखो भाई, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनेंस तो इस चैनल का वन ऑफ द फर्स्ट प्लेलिस्ट था क्लास 11 का, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो मैम हु सेंड द ईमेल फॉर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, आप जाइए, पूरा एकदम डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। पुराना प्लेलिस्ट है तो नीचे चला गया होगा, वरना वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, ठीक है। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्क।